Hello and welcome to the Hindi version of part 29 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. पिछले कुछ वीडियोस में हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स कोवेलेंट बॉन्ड्स पे जो होते हैं उनको हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने क्या कौन कौन से इफेक्ट्स पढ़े हैं अब तक? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन चौथा इफेक्ट है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम इन जो इफेक्ट्स को हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा और क्लियरली समझ लें। इनको अच्छे से हम तब समझ पाते हैं जब हम इन इफेक्ट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। जब हम एक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम उसके साथ ही जो पिछला इफेक्ट हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाएं तो हमें याद करना और समझना आसान हो जाता है हर इफेक्ट को। और हर इफेक्ट को क्लियरली डिफरेंशिएट करना आपको मतलब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा इफेक्ट है जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो सीधा हम आते हैं इस पर कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं। यहां पर मैं आपको एनकरेज करूंगी कि पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए जिनमें मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था और रेजोनेंस इफेक्ट भी। अगर आप उसको पहले से देखकर और समझकर फिर इस वीडियो को करेंगे तो आपको ये ज्यादा बेनिफिट करेगी। एनीवे, अब हम स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप देखो ये एक परमानेंट इफेक्ट है और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई स्पीशी ये इफेक्ट मतलब जो भी इफेक्ट हम बात करें, ये इफेक्ट किस चीज का है? इफेक्ट है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इफेक्ट कोई किसी चीज का असर ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल रहा है। तो ये जो भी चीज है जो इफेक्ट कर रही है, ये इफेक्ट कब टेम्पररी होता है और कब परमानेंट होता है? जब कोई भी ग्रुप आपके मॉलिक्यूल के बीच में ही प्रेजेंट है और ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से हिला सकता है और क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है, तो ये जो इफेक्ट देगा वो परमानेंट इफेक्ट होगा क्योंकि वो ग्रुप वहां से हिल नहीं रहा है, वो मॉलिक्यूल के बीच में ही है और हमेशा रहेगा। और क्योंकि वो बीच में ही है और हमेशा रहेगा, वो उसका असर भी हमेशा रहेगा, तो वो इफेक्ट जो दिखाएगा वो इफेक्ट परमानेंट होगा। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, इसका मतलब जो भी इस इफेक्ट को कॉज कर रहा है, ग्रुप, एटम या सबस्ट्रेट, वो जो है वो मॉलिक्यूल के ही अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम कहते हैं कि एक टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी कब होगा? जब कोई जो भी इफेक्ट कर रहा है वो बाहर से आ रहा है, एटम या ग्रुप या मॉलिक्यूल, और क्योंकि वो बाहर से आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हिल गए, लेकिन अगर ये दूर चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, इनका उसका असर खत्म हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। तो टेम्पररी इफेक्ट कब होगा? जब सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, जब जो कारण है उस चेंज का या उस शिफ्ट का इलेक्ट्रॉन्स के, वो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है बल्कि मॉलिक्यूल के बाहर है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या समझा था कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक सबस्ट्रेट होता है जिस कंपाउंड में रिएक्शन हो रहा है और एक अटैकिंग रीजेंट होता है। तो अगर जो ग्रुप है वो सबस्ट्रेट में नहीं है तो वो कहां पर है? तो फिर वो अटैकिंग रीजेंट में है। तो इसका मतलब कि ये टेम्पररी इफेक्ट क्यों है? क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में नहीं है बल्कि अटैकिंग रीजेंट में है, जो एक टेम्पररी, जो थोड़ी देर के लिए आता है। तो इसलिए उसका इफेक्ट जो है वो टेम्पररी है। दूसरा, ये जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में। चलो अब हम इसको पहले समझ लें। ये क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन जो है कार्बन के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हमें पता है कि जब भी कोई दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंड होते हैं और अगर उनमें से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस पर हो जाता है। अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका असर क्या होता है? जैसे इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ तो इस कार्बन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन जो उसके नजदीक था थोड़ा दूर चला गया, और अगर थोड़ा दूर चला गया तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
जैसे इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पास इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, क्योंकि क्लोरीन तो बहुत पावरफुल है, उसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, तो वो क्लोरीन से लड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है कार्बन से। लेकिन पिछले कार्बन के साथ जो बॉन्ड है, उन इलेक्ट्रॉन्स को वो थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है। उससे क्या होता है कि ये कार्बन जो है ये इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज उतना नहीं होता जितना ये होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ने तो इलेक्ट्रॉन्स काफी अपनी तरफ खींच लिए थे, इस कार्बन ने तो थोड़े से ही खींचे हैं। तो इसका इफेक्ट डेल्टा 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 मतलब उसका पार्ट, उसका हिस्सा, तो इस डेल्टा का भी हिस्सा जो है, उसका भी छोटा सा पार्ट, वो उतना पॉजिटिव चार्ज अगले कार्बन में आ गया। अब उससे अगला अगर एक और कार्बन होता तो फिर वही होता कि अब ये कार्बन क्योंकि पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता इस बॉन्ड के, अगले बॉन्ड के, और उससे क्या होता, अगला कार्बन जो है डेल्टा 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 पॉजिटिव हो जाता। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के होने के कारण पॉजिटिव चार्ज पूरी चेन में आपको 4 स्टेप्स तक, 4 बॉन्ड्स तक आपको इंड्यूस होता हुआ दिखा। मतलब एक ट्रांसमिट हुआ एक एटम से दूसरे एटम तक, दूसरे एटम से तीसरे एटम तक। इस इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट जरूरी नहीं है कि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अगर कोई ऐसा ग्रुप होता जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता या जिसमें टेंडेंसी होती इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धक्का देने की, तो वो हम प्लस आई इफेक्ट में देखते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का देता है। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपने से पुश करता है। जब पुश करता है तो क्या होता है, ये कार्बन ये खुद तो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, लेकिन ये कार्बन जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से धक्का मारता है, तो लेकिन इन दोनों के बीच में उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है और उतना इफेक्ट, क्योंकि इसने तो जिसने शुरू किया था उसने एक बार पुश किया, नेक्स्ट स्टेप पे ये इफेक्ट जो है उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है इस चेन में भी ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है, इस कार्बन पे ट्रिपल नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों में 2 कैटेगरीज होती हैं। दोनों को प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों 2 तरह के होते हैं, प्लस एंड माइनस इफेक्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट को आई अल्फाबेट से दिखाते हैं और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई अल्फाबेट से दिखाते हैं। माइनस और प्लस जो होता है नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं बताता। माइनस और प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इंक्रीज या डिक्रीज को दिखाता है। अगर प्लस है मतलब चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और अगर माइनस है तो इन द केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अगर माइनस है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इस केस में वो चेन पे होता है और इस केस में वो उस कार्बन एटम पे होता है जहां पर आकर जो अटैकिंग रीजेंट ज्वाइन करता है, अटैच करता है। अगर उस कार्बन पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ रही है तो हम उसे प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं, और अगर उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो हम उसे माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। तो प्लस ई और माइनस ई क्या, या प्लस आई और माइनस आई क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेन से दूर जा रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इसमें प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेन में बढ़ रहे हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा चेन में, राइट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अगर आप देखो तो ये कंपाउंड देखो, C एंड C एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। एक और डिफरेंस है, यहां पर जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में मूव करते हैं वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब सेकेंड बॉन्ड के या थर्ड बॉन्ड के। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो क्या होता है कि जब अटैकिंग रीजेंट आता है, जैसे H पॉजिटिव आया, तो H पॉजिटिव मान लो अटैकिंग रीजेंट था और वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसने आके अपने आप को इस कार्बन से अटैच कर लिया। अब क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन सेकेंड बॉन्ड तो वीक होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वहां पे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतने सारे, अगर ये आया और ये पॉजिटिवली चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बॉन्ड के, ये यहां से मूव करके इस कार्बन पे आ जाते हैं।
अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ गए तो ये बॉन्ड बना कैसे था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। तो जब ये यहां मूव कर गए तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो उसके पास से चला गया, तो इसलिए ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीट ट्रांसफर हुई इनकी, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं, और क्योंकि ये कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं इसलिए जो हमें मिलता है वो एक आयन होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन मिला प्लस ई इफेक्ट में। अगर माइनस ई इफेक्ट को देखो तो जो अटैकिंग रीजन था वो नेगेटिवली चार्ज था, और जब वो आके इस कार्बन से जुड़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से तो रिपेल होंगे, तो ये इस कार्बन पे ना आके इस कार्बन पे चले जाएंगे। ठीक है, ये इस कार्बन पे ना आके इस वाले कार्बन की तरफ मूव करेंगे, और जब ये इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे तो ये कार्बन जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और साइनाइड CN ने जो इलेक्ट्रॉन था वो यूज किया अपना बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए वो न्यूट्रल हो गया। और जब वो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन गया था वो उसे CN से मिल गया, तो इसलिए वो न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये पूरी स्पीशी क्या हो गई, ये एनायन बन गई, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो हमें क्या मिलता है एज अ रिजल्ट, हमें आयंस मिलते हैं। जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है तो हमें प्रोडक्ट में आयंस मिलते हैं। अब हम ये डिफरेंसेस को पढ़ेंगे तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। एक पॉइंट और उससे पहले यहां पे समझना जरूरी है कि जो ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे ग्रुप्स का एग्जांपल है NO2, CN, COOH, COOR, OAR या O C6H5। ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धक्का मारते हैं उनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोला जाता है। ऐसे ग्रुप्स क्या है, मिथाइल है, इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है, आइसोब्यूटाइल है, ठीक है, या टर्शरी ब्यूटाइल है। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर पुश करते हैं। और इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में वो जो अटैकिंग रीजन होगा उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि अटैकिंग रीजन की नेचर कैसी है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर अटैकिंग रीजन पॉजिटिव है तो वो प्लस ई इफेक्ट दिखाएगा, और अगर अटैकिंग रीजन नेगेटिव है तो वो माइनस ई इफेक्ट दिखाएगा। तो अब हम इन डिफरेंसेस को पढ़ते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्यों होता है, परमानेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो स्पीशी है वो मॉलिक्यूल के बीच में ही प्रेजेंट है। ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है, और उसमें और दूसरे कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, और उस डिफरेंस के कारण ये इंड्यूस होता है। इसलिए ये इफेक्ट किस कॉज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स जो आपस में ज्वाइंट है। लेकिन यहां पर ये जो इफेक्ट है ये क्यों होता है, ये अटैकिंग रीजेंट की नेचर पे डिपेंड करता है कि अटैकिंग रीजेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ हल्का सा अपनी जगह से हिलते हैं, जरा सा शिफ्ट करते हैं, अपना कार्बन छोड़ के दूसरे वाले एटम के पास नहीं चले जाते। यहां पर तो ये चले ही जाते हैं, अपना बॉन्ड छोड़ के उस एटम को, पिछले वाले एटम जहां भी मूव करते हैं, जहां टेल है कर्व्ड एरो की, उस एटम से दूर होकर दूसरे एटम की तरफ चले जाते हैं। तो परमानेंट कंप्लीट ट्रांसफर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे सिर्फ शिफ्टिंग होती है। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ हल्का सा शिफ्ट करते हैं अपनी जगह से, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होते। अब यहां पे जरूरी है कि आप रेजोनेंस को भी याद करो। रेजोनेंस में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हल्का सा शिफ्ट करते हैं, रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीटली अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। लेकिन फिर रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या फर्क है कि रेजोनेंस उन मॉलिक्यूल्स में होती है जहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिंग होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन जब वो मूव करते हैं तो वो ट्रांसमिट होता है पूरे में, क्योंकि अगर एक बॉन्ड से वो सिंगल पे चले गए तो अगला डबल बॉन्ड है तो वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उस पर ट्रांसफर। तो वहां पे आपको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरा डांस कर रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल में। इंडक्टिव इफेक्ट में हल्का हल्का शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा एक साइकिल को धक्का लगा, दूसरा साइकिल को धक्का लगा, सारे साइकिल गिर गए, तो इफेक्ट जो है वो आगे 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 चेन में जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कि यहां से डांस करते हुए उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है एक साइकिल पे, वो उस पर भी कूदी, उस पर भी कूदी, उस पर भी कूदी, वो नहीं होता है। वो रेजोनेंस में होता है कि इलेक्ट्रॉन वो चिड़िया की तरह है जो एक साइकिल से दूसरे साइकिल पे डांस करता हुआ चला जा रहा है।
इस केस में क्या है, एक का असर हुआ, दूसरे पे हुआ, दूसरे पे हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से मूव नहीं किए, वहीं पे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के केस में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो इट इज ड्यू टू द नेचर ऑफ अटैकिंग रीजन। जहां पे सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं। और क्योंकि वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं, आपको जो स्पीशी मिलती है वो एक आयन होती है। आपका प्रोडक्ट जो होता है वो एक आयन होता है, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। यहां पे फोर्थ पॉइंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ अपनी जगह से थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, लेकिन इस केस में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड्स, दैट इज सेकंड बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट ट्रांसफर होता है उनका। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स दे डिस्प्लेस, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम कैसे शो करते हैं, कर्व्ड एरो से, कि दो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कर्व्ड एरो की जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर बॉन्ड के बीच में जो लाइन है उसको हम इन छोटे छोटे एरोज से, लाइन के बीच में ही जो एरो है बॉन्ड में, उन एरोज से दिखाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है और ये जो है आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, Point 5. It is seen in saturated compounds too. आपने देखा कि ये जो इफेक्ट है ये इसमें फर्स्ट बॉन्ड पे असर हो रहा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड पे, इसलिए ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में आपको नजर आएगा। लेकिन ये वाला जो इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये आपको सिर्फ उन कंपाउंड्स में नजर आएगा जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट सिर्फ तभी होगा जब पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। पाई इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे, जब या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, राइट? तो ये सिर्फ उन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में होता है, जबकि ये सैचुरेटेड में भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड में भी हो सकता है, राइट? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो चाहे डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड्स वाला हो या ये रेगुलर आई मीन सैचुरेटेड कंपाउंड हो, सिग्मा बॉन्ड्स तो सभी में होते हैं। एक और चीज है कि जरूरी नहीं है कि एक ही इफेक्ट आपको एक रिएक्शन में नजर आए। कई बार आपको मॉलिक्यूल्स ऐसे भी मिलते हैं जिसमें मोर देन वन जो है इफेक्ट नजर आता है। It is seen in saturated compounds too, while this is seen in only in unsaturated compounds. That is only in compounds with multiple bonds. इसमें ये सिर्फ उन compounds में होता है जिसमें multiple bond होता है. Next point. Effect is carried over in the chain. It is transmitted. इसमें आपने देखा कि जो भी effect है, चाहे positive charge है वो transmit हो रहा है, या negative charge, यहाँ पे आप arrows किस direction में लगाओगे इस वाले compound में, इस compound में आप arrows इस direction में लगाओगे, क्योंकि electrons की movement इस direction में, ठीक है? तो जो है ये जो इफेक्ट है ये पूरे चेन में ट्रांसमिट होता है, एक स्टेप फिर अगले बॉन्ड पे, फिर तीसरे बॉन्ड पे, और चौथे बॉन्ड के बाद ये ऑलमोस्ट वैनिश हो जाता है। इतना कम, क्योंकि हर स्टेप पे ये कम 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 होता जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो जो क्रिएट हो रहा है वो कम 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 होता जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। जबकि इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन था दो एक मल्टीपल बॉन्ड का, वो टोटली एक एटम पे जाके बैठ गया वहीं पे, वो मूव नहीं करता। तो ये इफेक्ट जो है ये ट्रांसमिट नहीं होता, ये बहुत लोकल इफेक्ट है, जहां पर हुआ वहां हुआ। लेकिन अगर अटैकिंग रीजन चला गया तो ये इफेक्ट गायब हो जाता है। ये सिर्फ तब तक होता है जब तक अटैकिंग रीजन है। एक बार अटैकिंग रीजेंट मूव कर गया और आपको प्रोडक्ट मिला, मानो अटैकिंग रीजेंट से सिर्फ इंटरमीडिएट बना था, तो एक बार वो मूव कर गया उसके बाद ये इफेक्ट आपको नजर नहीं आता, और ये ट्रांसमिट चेन के अक्रॉस ट्रांसमिट नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि इन डिफरेंसेस से आपको दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस अगर आप माइंड में रेजोनेंस इफेक्ट भी रखते हैं तो आपको तीनों इफेक्ट्स माइंड में ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको ये यूजफुल लगी तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को बताइए कि वो मेरे चैनल को देखें और इन वीडियो से उनकी हेल्प हो शायद, और वापस आते रहिए बार बार मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।